नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज जो है हम संविधान के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने संविधान की क्लास 14 पढ़ ली थी। आज जो हम इसकी अगली क्लास पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपका क्या विशेष होने वाला है। तो इसमें जो है हम संविधान की अनुसूचियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। और जो है हम आज पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या होती है अनुसूची और क्यों इनकी जरूरत पड़ी, है ना? तो आइए हम इस अनुसूचियों को पढ़ते हैं। तो और आप सब भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए। सब लोगों को पता होना चाहिए कि अनुसूचियां होती क्या है, क्यों अनुसूचियों को संविधान में लाया गया है। तो याद रखना कि अनुसूचियां जो है संविधान में इसलिए जोड़ी गई थी क्योंकि पूरा संविधान ना पढ़ के कोई व्यक्ति हमारे संविधान के बारे में जानना चाहे तो वो केवल अनुसूचियां पढ़ के ही जान सकता है। और हमारे संविधान में कुल जो अनुसूचियां हैं वर्तमान में, वो आपकी 12 अनुसूचियां हैं। बताइए कितनी अनुसूचियां हैं आपकी? तो आप बताएंगे अभी जो वर्तमान संविधान है उसमें हमारी 12 अनुसूचियां हैं। और जब संविधान लिखा गया था, जब हमारा संविधान बना था, तो उस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो 8 अनुसूचियां थी। तो आप याद रखना, हेडिंग डाल लीजिए आप। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अनुसूचियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अनुसूचियां, तो याद रखना जब हमारा संविधान लिखाया गया था, कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान लिखकर कंप्लीट कब हुआ आपका? 26 नवंबर 1949 को। तो उस समय इसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो उस समय इसमें जो अनुसूचियां थी वो थी 8 अनुसूची। कितनी थी आपकी? 8 अनुसूची थी उस समय। और वर्तमान में कितनी है? तो हम बात करेंगे वर्तमान संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या है 12। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप कहेंगे सर 12 अनुसूचियां हैं। इतना आपको याद रखना है कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 है। और इसमें कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई थी? तो याद रखना 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई। 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गई। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा 4 जोड़ी गई है तो उनमें 4 में है क्या, और कौन कौन सी 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं? तो हम इनके रूप में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब लोग जुड़ जाइए। और अब हम पढ़ते हैं क्या अनुसूची। तो आपको पता है क्या कि 26 नवंबर 1949 को अनुसूचियां थी 8, वर्तमान में है 12। कितनी ज्यादा जोड़ी गई आपकी? 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया है। अब वे 4 कौन कौन सी हैं? तो उनके बारे में याद रखना। पेपर में एक और चीज पूछी जाती है, मूल संविधान में। किसमें? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान बोले तो 26 नवंबर 1949 के समय ही कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूची ही थी। देखिए पेपर में सवाल जो है भाषा बदल के पूछा जाता है। वो इतना पूछ लेता 26 नवंबर 1949 के समय अनुसूचियां कितनी थी? तो आप बताएं 8। मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? तो आप बताओगे 8 थी। और कब कब जोड़ी गई है? तो देखिए इसके बाद जो है अलग अलग अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, अलग अलग संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। तो आप कहेंगे जो 9वीं अनुसूची है कौन सी है? इधर ही हम चर्चा करते हैं। पहले कौन सी अनुसूची आपकी? 9वीं अनुसूची। तो जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है वो कब जोड़ी गई थी आपकी? तो आप बताएंगे प्रथम संविधान संशोधन। कब जोड़ी गई आपकी? तो आप लिख लीजिए प्रथम संविधान संशोधन। कब हुआ आपका? तो 1957 में जोड़ी गई थी जी आपकी। कब जोड़ी गई थी आपकी? 1957 में जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची आपकी? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर उसके बाद आती है आपकी, फिर कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो फिर हमने जोड़ी गई थी आपकी 10वीं अनुसूची। कौन सी आई आपकी? तो आप कहेंगे 10वीं अनुसूची। अब 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है? तो इसकी भी आप डेट लिख लीजिए। ये भी कब जोड़ी गई थी? तो आपका 52वां संविधान संशोधन जब हुआ आपका। कौन सा हुआ आपका? तो 52वां संविधान संशोधन। नौवीं जोड़ी गई है प्रथम संविधान संशोधन 1957। 10वीं जोड़ी गई थी 52वां संविधान संशोधन। अब 52वां संविधान संशोधन कब हुआ आपका? तो आप बताएंगे 1985 में। कब जोड़ी गई आपकी? 1985 में। फिर आपकी आती है, फिर कौन सी जोड़ी गई? अब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है आपकी।
तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो आप लिख लीजिए कौन सी बात आ रही है अब आपकी, 11वीं अनुसूची। तो 11वीं जोड़ी गई है आपकी 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया है। तो अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो जिनको पता है वो कमेंट करके आंसर दीजिए कि 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो किया गया था 1992 में। कब किया गया था आपका? 1992 में। और याद रखना इसके बाद जो आती है आपकी कौन सी अनुसूची आएगी? 12वीं अनुसूची। कौन सी आती है हमारी? 12वीं अनुसूची। तो ये कब जोड़ी गई है आपकी? तो जो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है ये जोड़ी गई आप कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो आप बताएंगे 74वां संविधान संशोधन। कौन सा हुआ आपका? 74वां संविधान संशोधन हुआ। ये कब हुआ था? तो ये भी हुआ था 1992। दोनों डेटा याद रखना। हमने कितनी अनुसूचियां के बारे में देखा? 4 अनुसूचियां देखी। चारों अनुसूचियां कब कब जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई आपकी 1957 में, है ना। फिर 10वीं अनुसूची आई, ये कब आई आपकी? 1985 में। फिर 11वीं अनुसूची आई, वो कब आई आपकी? 1992 में। 12वीं अनुसूची आई आपकी, वो भी 1992 में आई। अब जो है हम इनके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं कि अनुसूचियों में क्या है, पहली से आखिरी अनुसूची में क्या वर्णित किया गया है। तो देखो मेरे प्यारे साथी, अब क्या है, अनुसूची क्यों लाई गई? तो देखो शुरुआत में विचार आया कि एक देश को चलाना है। किसको चलाना है? देश को चलाना है। हम स्वतंत्र तो हो गए हैं, अब हमारे पास विचार था कि हम देश को चलाएंगे कैसे, कौन उस देश के लिए काम करने जाएगा, कैसी क्या प्रक्रिया होगी उसकी, इसके लिए हम अनुसूचियों के माध्यम से समझ सकते हैं। अब जो है पहली अनुसूची की बात आती है, तो आप हेडिंग डाल लेना प्रथम अनुसूची। कौन सी आती है आपकी? प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है? तो याद रखिए आप, प्रथम अनुसूची के तहत बताया गया है आपका कि एक देश, भारत एक देश है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आपको जो याद रखना कौन सी अनुसूची में बताया गया है आपका? तो आप बताएंगे पहली अनुसूची में। क्या बताया गया है? कि भारत में जो है विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। याद रखना इसमें क्या बताया गया है? भारत विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। याद रखना आपको पहली अनुसूची में क्या बताया गया है कि जो भारत जो है विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित क्या है आपके? प्रदेश हैं, जो आपको याद रखना है। अभी कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके। और क्या हुआ? तो और आपको याद रखना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि जब दिल्ली आपकी राजधानी बनी थी, क्या बनाई गई आपकी? दिल्ली को राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था, तब कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो आप याद रखना 69वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन हुआ आपका? तो आपको याद रखना 69वें संविधान संशोधन के द्वारा, है ना, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ। इतना आपको याद रखना है। क्या हुआ था आपका? तो याद रखिए कि 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ। और इसी में अनुसूची फर्स्ट में ही अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन मिलता है।
आपसे पूछा जाएगा कि बताइए अनुसूची जो अनुच्छेद है 1 से 4 तक का जो वर्णन है वो हमें किस अनुसूची में देखने को मिलता है, तो वो आपको अनुसूची फर्स्ट में देखने को मिलता है। इसी में अगर अनुच्छेद 1 में 4 में कोई सी परिवर्तन होता है तो आपको पहली अनुसूची में सबसे पहले परिवर्तन करना पड़ता है। और क्या है, इसी में जो है अगर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन होगा, किसमें होगा आपका, राज्यों की स्थापना, राज्यों की स्थापना हो या आपकी, या सीमाओं में परिवर्तन, परिवर्तन करने से पहले इस अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये आपको याद रखना कि अगर पूछा जाए कि बताइए किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन होता है तो हमें संविधान की कौन सी अनुसूची में परिवर्तन करना होता है, तो आप बताएंगे संविधान की पहली अनुसूची है जिसमें हमें परिवर्तन करना पड़ता है। तो ये सब जानकारी आपकी किसमें मिलती है, पहली अनुसूची में आपको देखने को मिलती है। अब हम पढ़ते हैं कौन सी, दूसरी अनुसूची। तो पहली अनुसूची में हमने देख लिया है कि हमने कहा कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना, उनमें कोई भी क्षेत्रों में परिवर्तन होता है तो आपको पहली अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब जब हमने राज्य तो बना लिए, अब राज्य बना लिए तो राज्य को चलाने के लिए कोई ना कोई मुखिया भी होगा आपका। अरे बोलो यस या नो, कोई ना कोई तो मुखिया होगा आपका। इसलिए जब मुखिया कोई ना कोई जाएगा तो बताओ कोई भी अपना घर क्यों छोड़ना चाहेगा, ऐसे कोई अपना घर छोड़ देगा क्या, नहीं छोड़ेगा। तो सबसे पहली बात आती है हमें क्या फायदा, क्या शब्द आता है, हमें क्या फायदा, हम अपना घर छोड़कर जाएंगे। तो फायदा उन्होंने क्या कहा कि हम आपको सैलरी देंगे, क्या देंगे आपको, सैलरी या वेतन या भत्ते, आपको ये सब दिए जाएंगे। तो दूसरी अनुसूची में कौन सी आती है आपकी, अब हेडिंग डाल लीजिए आप, दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो आप कहेंगे दूसरी अनुसूची में आपके वेतन भत्ते दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं आपके, वेतन भत्ते, यानी इसमें संवैधानिक पदों पर आसीन, लिख लीजिए आप, इसमें बताया गया है कि संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों के वेतन भत्ते का वर्णन किया गया। तो अगर पूछा जाए कि बताइए संवैधानिक पद है, यानी जो संविधान के अनुसार जो पदों का वर्णन किया गया है उन पर जो भी व्यक्ति आसीन होते हैं उन सब के वेतन भत्ते के बारे में चर्चा कहाँ की गई है, आपकी अनुसूची दूसरी में की गई है। तो इसमें कौन कौन से वेतन भत्ते, किस किस के वेतन भत्तों की बात की गई है, तो सबसे पहले आप लिखते चलना, पहले सबसे पहले कौन होता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति का वेतन आएगा, है ना। जब राष्ट्रपति का वेतन आ जाएगा तो दूसरा आएगा आपका राज्यपाल का, किसका आएगा आपका, राज्यपाल। फिर यही हम बात कहेंगे लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अगला लिख लीजिए राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन आ जाएंगे आपके, राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। फिर आएंगे राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष,
फिर यही कहेंगे राज्यों की विधानसभा परिषद के सभापति एवं उपसभापति। कौन आ जाएंगे आपके राज्यों की विधानसभा के सभापति एवं उपसभापति, इसी में आते हैं आपके। और किसके बारे में चर्चा की गई है? उच्चतम के न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। और इसी में लिख लिया आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। और कौन आएंगे आपके? तो और इसी में आते हैं आपके भारत के तो आप लिख लीजिए अगला कौन आएगा आपके? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में चर्चा की गई है। तो इतने सारे जो व्यक्ति हैं आपके, उनको वेतन भत्ते दिए जाते, इनका वर्णन किया जाता है। लेकिन अब इधर तक तो हमने देख लिया, कितने व्यक्ति हो गए हैं आपके? हमने कहा राष्ट्रपति, राज्यपाल, है ना, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषदों के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, है ना, आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग के नाम से जाना जाता है। अब याद रखना आपको, जो आते हैं आपके कौन? उपराष्ट्रपति। कौन आते हैं आपके? इधर ही नोट करके लिख लेना, आप एक नोट लगा लीजिए कि जो उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति कौन आते हैं आपके? उपराष्ट्रपति। तो लिख लीजिए आप, उपराष्ट्रपति को जो है आपके राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। किसके रूप में दिया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो है राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन दिया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट नोट याद रखना, इसमें प्रधानमंत्री के वेतन की चर्चा नहीं की जाती है। तो याद रखना, हमें इसमें लिखना है, नोट लगा के लिख लीजिए आप कि इसमें प्रधानमंत्री के वेतन का वर्णन नहीं मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। पेपर में पूछा जाता है कि बताइए क्या अनुसूची दूसरी में प्रधानमंत्री के वेतन का वर्णन मिलता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो देखिए, हमने बड़े बड़े जो संवैधानिक पद थे उन पर जो नियुक्त अधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते के बारे में चर्चा कर ली है। अब जो हमारी आती है, कौन सी अनुसूची आती है? तो वो तीसरी अनुसूची आती है। कौन सी पढ़ते हैं अब हम? तीसरी अनुसूची। कौन सी अनुसूची है आपकी? तो अब जो आती है वो तीसरी अनुसूची आती है। इसमें क्या बताया गया है? तो देखिए, आपको पता है पहले में हमने राज्यों के बारे में बता दिया, दूसरे में वेतन भत्ते के बारे में बात कर ली, अब तीसरे में जो है, अब आप वहां जाओगे, आपको पैसा भी दे रहे हैं, तो आप भ्रष्टाचार ना फैलाओ। भ्रष्टाचार फैलाओ इसलिए आपको शपथ दिलाई जाएगी। यानी याद रखना, इसी में किसका वर्णन मिलता है आपका? तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा दी जाने वाली शपथ का वर्णन मिलता है। यानी इसमें किसका वर्णन मिलता है? शपथ। सभी पदों पर नियुक्त
उम्मीदवारों के शपथ का वर्णन, किसका वर्णन मिलता है? शपथ का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? हमें शपथ का वर्णन मिलता है। किस अनुसूची में मिलता है? तीसरी अनुसूची में हमें मिलता है। आप कितने प्रकार की शपथ ली जाती है ना, कौन कौन शपथ लेंगे आपके, तो इसमें सबका मिलता है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के उम्मीदवार। तो किसका वर्णन मिलता है आपको? तो इसी में संसद, किसके बारे में मिलेगा आपको? संसद एवं राज्य विधानमंडलों के उम्मीदवार। कौन मिल गया आपके? संसद एवं राज्य विधानमंडलों के उम्मीदवार। दूसरा लिख लीजिए आप, दूसरा जो आएगा आपका संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्य। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्य। दूसरे कौन आ जाएंगे आपके? संसद एवं राज्य विधानमंडलों के आपके सदस्य आएंगे। तीसरा, चौथे नंबर पर लिख लीजिए आप, तीसरे नंबर पर लिखना आप उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, इनके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। किसके बारे में मिलती है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। फिर तीसरा आएगा आपका इसी में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। तो कुल इन जो बड़े बड़े सांसद हुए, राज्यसभा सांसद हुए, लोकसभा सांसद हुए, ये जो शपथ लेते हैं आपकी, इन सब की शपथ का वर्णन कहाँ किया गया? आपका संविधान की अनुसूची तीसरे में किया गया है। तो अब जो है आप लिख लेना, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का वर्णन इसमें नहीं मिलता है। तो इसमें आपको नोट लगा के लिख लेना है। क्या लगाना है आपको? नोट लगा लीजिए आप। तो नोट लगा के लिखना, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किस किस के बारे में नाम आ रहा है आपका? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, तीन व्यक्ति हो गए आपके। कौन कौन हो गए आपके? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का वर्णन, की शपथ का वर्णन नहीं मिलता है। तो आप कहोगे जब शपथ का वर्णन नहीं मिलता तो क्या ये शपथ नहीं लेते हैं? अरे भैया लेते हैं। इनका अलग से प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति जो है इसकी शपथ का वर्णन कहाँ किया गया है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 60 में। कौन सा है आपका? राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित अनुच्छेद है कौन सा आपका? 60। फिर आता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इससे संबंधित जो अनुच्छेद है उसका है 69। ये 60 पे काम करता है, ये 69 पे काम करता है। और बचा आपका राज्यपाल। राज्यपाल की जो शपथ का वर्णन है वो अनुच्छेद आपका 159 में इसका वर्णन किया गया। तो देखिए तीनों की जो शपथ का वर्णन अलग अलग अनुच्छेद में मिलता है, इनकी शपथ का वर्णन आपको तीसरी अनुसूची में नहीं मिलता है। अब जो है, अब हमारी जो है चौथी अनुसूची आती है, तो आप हेडिंग डाल लेना कौन सी अनुसूची पढ़ने वाले हैं हम? अब हम संविधान की चौथी अनुसूची पढ़ने वाले हैं। कौन सी अनुसूची आ गई अब आपकी? जो 4th नंबर की अनुसूची आपकी आ गई। इसमें क्या है देखिए, तो अभी तक हमने पहले वेतन दे दिया, अब शपथ दे दिया है ना, शपथ भी दिला दी। अब क्या करेंगे? तो भैया अब जो है, अब उनकी सीटों का निर्धारण किया जाएगा। यानी अब वो क्या काम करेंगे? उनके
सीटों का आवंटन किया जाएगा। याद रखना है, राज्यों एवं केंद्र में सीटों का आवंटन किया जाएगा। याद रखना, राज्य एवं केंद्र में सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है आपकी, तो वही है आपकी चौथी अनुसूची दी गई है। अब इसी के तहत उनको काम भी बताए जाते हैं, आप क्या काम करेंगे, यानी इसी में मिलता है इनके कार्यों का वर्णन में मिलता है कि तुम्हें वहां पर जाकर क्या काम करना। तो इतना आपको याद रखना। अब जब कार्यों का वर्णन मिलता है तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए वर्तमान में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वाधिक आपकी सीटें हैं। तो लिख लीजिए आप, वर्तमान में राज्यसभा में सर्वाधिक जो सीटें हैं वो है आपकी उत्तर प्रदेश। वर्तमान में सर्वाधिक सीटें कहाँ हैं आपकी, तो 31 सीटें हैं। कहां पर है आपकी, उत्तर प्रदेश। तो सर्वाधिक सीटें आपकी कहां पर है, तो सर्वाधिक सीटें हैं हमारी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर है या दूसरे स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर जो है वो है महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पर कौन आता है आपका, महाराष्ट्र आता है। तो हमने यहां तक जो है आपकी 4 अनुसूचियां पढ़ ली है। अब जो है आपकी 5वीं अनुसूची आती है। कौन सी अनुसूची आती है आपकी, तो आप कहेंगे सर 5वीं अनुसूची आती है। कौन सी अनुसूची आ गई अब हमारी, 5वीं अनुसूची आ गई है। तो 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है, तो 5वीं अनुसूची में आपको SC ST यानी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण का वर्णन मिलता है, जिसको हम बोल सकते हैं SC ST के आरक्षण का वर्णन मिलता है। कौन सी अनुसूची में मिलता है आपको, तो आप बताएंगे 5वीं अनुसूची में मिलता है। अब जो है इसी के बाद हमारी अगली अनुसूची आती है, उसका नाम है 6वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची आती है, 6वीं अनुसूची। तो 6वीं अनुसूची में हमें क्या मिलता है, तो आप कहेंगे 6वीं अनुसूची में जो 4 राज्य थे उस समय, जो पिछड़े हुए राज्य थे, उनका वर्णन मिलता है, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन कौन से राज्य हैं आपके, तो 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन मिलता है। यहाँ के प्रशासन एवं नियंत्रण का वर्णन मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 6वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है, तो हम बताएंगे आपके 8 जो 6वीं अनुसूची में 4 राज्य विशेष राज्यों का दर्जा देने दिया गया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जी उस समय बहुत ज्यादा पिछड़े हुए थे, इसलिए इनको विशेष अधिकार के अंतर्गत रखा गया था। अब जो है अगला आता है आपका, वो आती है आपकी 7वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची आती है आपकी, तो आप हेडिंग डाल लीजिए 7वीं अनुसूची। बहुत इंपोर्टेंट अनुसूची है आपकी। कौन सी अनुसूची है, तो उसका नाम है आपका 7वीं अनुसूची। कौन सी है हमारी 7वीं अनुसूची। अब आप हेडिंग डाल लीजिए। अब 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है, तो इसमें जो है 3 सूचियों का वर्णन मिलता है। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी सूची मिलती है आपकी, 3 सूची मिलती है। अब 3 सूची वो कौन कौन सी है, तो उनके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। कितनी अनुसूचियां मिलती हैं आपको, 3 सूची मिलती है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत, या इसी को हम कह सकते हैं
7वीं अनुसूची में ही के द्वारा ही केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया, शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए तो बताइए किस अनुसूची के द्वारा केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है, तो वो आप बताएंगे 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी अनुसूचियां आती हैं, तो 3 अनुसूचियां आती हैं आपकी। उनका नाम कौन कौन सी आपकी, कौन कौन सी 3 अनुसूची हैं, तो पहली है आपकी, इसको बोलते हैं संघ सूची। कौन सी आती है आपकी, संघ सूची। दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है जिसका नाम है समवर्ती सूची। कितनी अनुसूचियां मिलती हैं आपको, 3 सूची मिलती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो देखो आपको याद रखना है कि जो संघ सूची है, कौन सी सूची है, संघ सूची है, इस पर जो कानून है, क्या है, कानून कौन बनाएगी आपकी, केंद्र सरकार। इस पर कानून कौन बनाता है आपका, केंद्र सरकार कानून बनाती है। और जो राज्य सूची है, राज्य सूची है, इस पर जो कानून है वो कौन बनाती है आपकी, तो वो बनाती है राज्य सरकार। कौन बनाती है आपकी, राज्य सरकार कानून बनाती है। और तीसरी जो सूची है जिसका नाम है समवर्ती सूची, इस पर कानून कौन बनाता है आपका, इस पर जो कानून है केंद्र एवं राज्य दोनों बनाते हैं। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, जब दोनों कानून बनाएंगे और अगर मान लीजिए दोनों में विवाद हो गया तो आप लिखना विवाद की स्थिति में, विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। तो याद रखना, विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून आपका मान्य होगा। और क्या वर्णन इनमें किया गया है, तो याद रखिए। अब हम बात करते हैं इनमें विषय कितने कितने रखे गए हैं। तो पहले जो थे आपके, अब हम बात करते हैं कौन सी सूची, संघ सूची में कितने विषय रखे गए हैं आपके। तो देखिए संघ सूची में जो विषय है, हम दोनों तरीके से बात करेंगे। तो पहले कितने थे इसमें, तो पहले इसमें विषय रखे गए थे, उनकी संख्या थी आपकी 97 विषय थे। तो पहले कितने विषय थे, 97 विषय रखे गए थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में इसमें विषयों की संख्या हो गई है 100, यानी केंद्र सरकार को ज्यादा अधिकार दे दिए गए। दूसरा हम बात करें तो दूसरा, अब हम बात करते हैं राज्य सूची में। राज्य सूची में कितने विषय रखे गए हैं, तो इसमें जो पहले विषय रखे गए थे, पहले इनकी संख्या थी 67। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इसमें विषय कितने आपके 60 विषय रखे गए हैं। अब देखिए, अब अगला जो आता है आपका, वो आती है आपकी कौन सी, तो अगली जो सूची आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में विषय कितने रखे गए हैं, तो इसमें विषय जो है पहले थे इसमें कितने 47 विषय। अब वर्तमान में इसमें कितने विषय रखे गए हैं, 52 विषय रखे गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, पहले कितने थे और वर्तमान में कितने हैं। अब इसके बाद जो आता है, अब हमसे पूछा जाएगा अवशिष्ट विषय। क्या आएंगे आपके अवशिष्ट विषय, या अवशिष्ट विषय क्या होते हैं कि ऐसे कोई मुकदमे या ऐसी कोई चीज घटना है जो अभी घटित नहीं हुई, जो आगे वर्तमान या भविष्य में घटित होंगी, तो उनके बारे में जो है कानून कौन बनाएगा, तो अवशिष्ट विषय पर कानून जो है केंद्र सरकार बनाएगी। कौन बनाएगी आपकी, अवशिष्ट विषय पर कानून कौन बनाएगी आपकी, केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाएगी। यही कारण है कि हमारा जो भारत का संविधान का मॉडल है वो कनाडाई मॉडल पर आधारित है, यानी जो राज्यों का जो है केंद्र की ओर झुकाव है और कहीं कहीं हमें एकात्मकता के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा अधिकार किसके पास, केंद्र के पास। और इधर भी जब विवाद की स्थिति बनेगी तो केंद्र सरकार का ही कानून होगा, यानी इनडायरेक्टली चलेगी किसकी,
तो केंद्र सरकार की ही चलेगी आपकी। यहाँ तक आपको याद रखना है। तो कितने विषय पढ़ लिए हमने? तो हमने अनुसूचियां पढ़ ली हैं कितनी आपकी? तो हमने अनुसूचियां पढ़ ली हैं कितनी आपकी? 7 अनुसूची पढ़ ली है। और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कितने आते हैं आपके? तो आप कहेंगे इसके अंतर्गत आते हैं आपकी 3 सूचियां आती है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में जानकारी हमें मिलती है। अब हमारी आती है 8वीं अनुसूची। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, अगली कौन सी आती है हमारी? तो वो आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि 8वीं अनुसूची में क्या है? तो देखिए, जब हमने कहा कि असम आपके 7वीं अनुसूची में हमने विषयों को बांट दिया है, अब 8वीं अनुसूची में आएगी दिक्कत भाषा, यानी इसमें जो है भाषाओं का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? तो आप कहेंगे भाषाओं का वर्णन मिलता है। तो अगर पूछा जाए कि बताइए 8वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है, तो हम बताएंगे भाषाओं का वर्णन मिलता है। ठीक है ना। और मूल रूप से किसके रूप से? तो मूलतः कितनी भाषाएं थी आपकी? पहले 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में जो है वो 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं आपकी? तो वर्तमान में जो है वो 22 भाषाएं हैं। अब कितनी जोड़ी गई हैं और कब कब जोड़ी गई हैं, तो इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, पहले 22 भाषाएं थी, फिर 1967 में, कब की डेट आई आपकी? 1967 में आपकी एक जो भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसका नाम था सिंधी। 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई आपकी? सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। कौन सी भाषा को जोड़ा गया था आपका? तो आप बताएंगे सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है कि अगले जो आया आपका 1992 में। कब? 1992 में कुछ और भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें थे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कौन कौन सी भाषाएं आई आपकी? तो उसी में आई कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। कितनी भाषाएं जोड़ी गई आपकी? 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आपको लिख लेना है। कौन सा? 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। कौन सा किया गया था आपका? 71वां संविधान संशोधन। तो 71वां संविधान संशोधन कब हुआ आपका? 1992 में। फिर एक और डेट आती है जिसका नाम है 2003। कौन सी आपकी? 2003। 2003 के द्वारा इसमें कुछ भाषाएं और जोड़ी गई थी, जिसका नाम है बोडो, डोंगरी। कौन कौन सी भाषाएं हैं? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, संथाली। तो भाषाएं गिन लीजिए कितनी हो गई आपकी? 14 थी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये भाषाएं जोड़ दी गई हैं, है ना। अब इस समय जब ये 4 भाषाएं जोड़ी गई 2003 में, तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो आपको लिख लेना 92वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? तो 92वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ आपका? 2003 में ये आपका किया गया था। तो ऐसे करके हमने कुल कितनी भाषाएं वर्तमान में आपकी? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, और जो आपकी मान्य है। अब जो है हम इसके बाद अगली अनुसूची आती है, वो है आपकी 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कौन सी आती है हमारी?
तो अगली अनुसूची लिख लीजिए आप, वो है आपकी कौन सी, 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है, तो याद रखना आपको 9वीं अनुसूची के द्वारा जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। याद रखना ये किससे संबंधित है आपकी, तो ये जो है जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। किससे संबंधित है आपकी, तो आप बताएंगे ये जो है आपकी जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। कौन सी अनुसूची आपकी, तो आप बताएंगे 9वीं अनुसूची। तो याद रखिए भारत सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं, है ना, उन सब का वर्णन इसी में मिलता है। इसके द्वारा कोई भी जो व्यक्ति है उसको आपके कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर सकता है, यानी आपसे पूछा जाएगा इनके द्वारा इन जो भी चीजें चलाई जाएंगी उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती थी पहले, लेकिन अब वर्तमान में इनकी न्यायिक समीक्षा की जाती है। तो याद रखना इसमें वर्णित विषयों की न्यायालय द्वारा समीक्षा की जाती। देखिए पहले जो था कि जो कानून बनाया जाता था उनकी समीक्षा नहीं कर सकते थे, आप कोर्ट में इनके द्वारा केस नहीं कर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, वर्तमान कुछ समय पहले आपका ये प्रावधान आया कि नहीं, अब भारत सरकार अगर संविधान के खिलाफ जाती है तो उनके अगर कोई योजना ऐसी है जो संविधान का उल्लंघन करती हैं तो उनकी कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। अब इसके बाद जो हमारा अगला विषय आता है, तो याद रखिए अगली जो अनुसूची है वो है आपकी 10वीं अनुसूची। कौन सी आती है आपकी, 10वीं अनुसूची आती है। तो 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है, तो 10वीं अनुसूची में ही है आपके दल बदल का वर्णन मिलता है हमें। तो लिख लेना आप, किसका वर्णन मिलता है हमें, तो आप कहेंगे दल बदल। तो आपसे पूछा जाएगा कि 10वीं अनुसूची में किसका वर्णन मिलता है, तो 10वीं अनुसूची में जो है आपका दल बदल का वर्णन मिलता है। और ये कब जोड़ी गई थी आपकी, तो इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं, 52वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन सा हुआ आपका, 52वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ था आपका, तो आप बताएंगे 1985 में हुआ था। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ हमारा, तो आप बताएंगे 1985 में किया गया था। इसके द्वारा जो है अब कोई व्यक्ति अगर दल को बदलता है, अपनी पार्टी को चेंज करता है, तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में, है ना, जो ज्योतिराज सिंधिया थे उनके साथ में कुछ विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है दल बदल के जाएंगे तो आप विधायक रह जाएंगे, नहीं। जब आप जो है किसी पार्टी को छोड़ेंगे तो आपके सारे अधिकार छीन कर दिए जाएंगे और आप पहले एक आम नागरिक बनेंगे। कैसे बनेंगे, आम नागरिक बन जाएंगे और फिर आप जाकर किसी भी पार्टी को चुन सकते हैं, है ना। याद रखना इसके अनुसार ही कोई व्यक्ति अगर पार्टी को बदलता है तो उसके पास कोई भी पद नहीं रहेगा। अब इसके बाद जो हमारी अगली अनुसूची आती है जिसका नाम है 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची आ गई आपकी, तो अगली जो अनुसूची है उसका नाम है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची जो किससे संबंधित है, तो याद रखना ये संबंधित है आपको पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है, हमारे पंचायती राज से संबंधित है। कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची। और इसमें ही किसका वर्णन मिलता है, ग्राम पंचायत। इसका वर्णन मिलता है ग्राम पंचायत, जो भारत में आपकी त्रिस्तरीय व्यवस्था चलती हुई आ रही है उन सब का वर्णन मिलता है ना। इसको कब जोड़ा गया था, तो आपको याद रखना है 73वां संविधान संशोधन। कब जोड़ा गया था इसको, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में इसको जोड़ा गया था।
अब आपसे पूछा जाएगा इसमें कितने विषय शामिल हैं, तो याद रखना इसमें जो है कुल 29 विषय शामिल हैं। कितने विषयों को शामिल किया गया है इसमें, तो आपको याद रखना इसमें 29 विषय शामिल है। और अब जो संशोधन तो किया गया था 92 में, लेकिन याद रखना इसको 1993 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1993 में इसको लागू किया गया था। तो आपको याद रखना ये किससे संबंधित है, आपकी ग्राम पंचायत या पंचायती राज से संबंधित है ना। इसको 73वें संविधान संशोधन 1952 द्वारा जोड़ा गया था, जबकि लागू इसको 1993 में किया गया था। और इसमें कुल 29 विषय आपके शामिल है। अब जो है आपकी अगली अनुसूची आती है जिसका नाम है 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची आ गई अब आपकी? 12वीं अनुसूची आ गई। तो 12वीं अनुसूची में हमने क्या बताया, तो इसमें नगर पालिका, नगर प्रशासन, किसके बारे में जानकारी मिलती है आपको? नगर प्रशासन या स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय या स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन या इसी में हम बोल सकते नगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद से संबंधित है। इन सब का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, तो आपकी 12वीं अनुसूची में हमें इनकी जानकारी मिलती है। अब देखिए, अब आपको याद रखना ये कब जोड़ी गई थी, तो आप कहोगे 74वें संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ी गई आपकी, तो आप बताएंगे 74वां संविधान संशोधन। कब हुआ था आपका, तो ये भी 1992 और 93 में लागू हुई आपकी। इसमें कुल विषय कितने रखे गए हैं, इसमें कितने विषय रखे गए हैं, तो याद रखना इसमें जो कुल है आपके वो 18 विषय रखे गए हैं। कितने विषय रखे गए हैं आपके? 18 विषय रखे गए हैं आपकी 12वीं अनुसूची में। तो याद रखना नगर पालिका की शक्तियां, प्राधिकार, जिम्मेदार सब इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी नगर पालिका की शक्तियां। तो नगर पालिका की शक्तियों का वर्णन कहाँ मिलता है हमें, तो आप बताएंगे 12वीं अनुसूची में इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो जहां तक जो है हमने कितनी अनुसूचियां पढ़ ली हैं, 12 अनुसूचियां पढ़ ली। अब इनको याद कैसे करें, बात आती है इनको याद कैसे करें। तो मेरे प्यारे साथियों आपको याद रखना, थोड़ी सी समझ डेवलप कीजिए आप कि हमने पहली अनुसूची में क्या कहा, क्या आपने कहा कि एक देश है, क्या है? देश। देश में क्या है आपके? कुछ राज्य हैं, राज्य भी है और केंद्र भी है, राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। और कितने हैं? 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब ये राज्य हैं इनको चलाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति होगा। जब व्यक्ति होगा तो उनको क्या देना पड़ेगा हमें, तो भैया उनको देना पड़ेगा वेतन। क्या देना पड़ेगा? वेतन। और वेतन के साथ साथ और क्या देना पड़ेगा उनको? भत्ते भी देने पड़ेंगे, वेतन भत्ते भी देने पड़ेंगे। बताओ फ्री में कोई काम करने जाएगा क्या? नहीं जाएगा। जब वेतन दे देंगे भैया कि हम तुमने कहा हमें वेतन दो, तो हमने वेतन दे दिया। अब सुनो, कहीं तुम लो अब शपथ, काम ईमानदारी से करो। क्या करना पड़ेगा? काम ईमानदारी से करना पड़ेगा, यानी शपथ का वर्णन मिलता है। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि जब शपथ दिला दी तो उन्हें समझ में ही ना आए हमें काम क्या करना है, तो कार्य का विभाजन किया गया। किसका किया गया? आपका कार्य का विभाजन किया गया। तो याद रखना किसका किया गया? कार्य का विभाजन, या जिसको हम बोल सकते हैं सीटों का आवंटन हुआ। क्या हुआ आपका? सीटों का आवंटन हुआ। फिर क्या हुआ, तो फिर आपने देखो सीटें बांट दी तो उधर ही लड़ने लगे लोग। कौन लड़ने लगे? कि जो आपके SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग थे वो कहने लगे भाई हमारी संख्या कम है, हम पर अत्याचार होते हैं, हमें कुछ आरक्षण दीजिए। क्योंकि आपको पता है आरक्षण इसलिए भी दिया गया था क्योंकि आपको पता है, हमने पढ़ा था कि भीमराव अंबेडकर जी ने जो था आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पहले ही विरोध करना चालू कर दिया।
दूसरे गोल में सम्मेलन के बाद गांधी जी आए, गांधी जी के बाद आपको पता पूना पैक्ट होता है, उसमें ये वर्णन किया गया था कि SC ST अनुसूचित जाति और जनजाति यानी दलितों के लिए अलग से प्रावधान किए जाएंगे। तो ऐसा किया गया छठवीं अनुसूची के तहत। फिर आपकी आती है कौन, पांचवी होगी छठवीं। छठवीं में 4 राज्य आए आपके, विशेष राज्य हुए असम, मेघालय, त्रिपुरा, एक और कौन सा आया आपका, तो मिजोरम। ये 4 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया। फिर हमने कहा राज्य भी आ गए, ठीक है। अब काम की बात कर ली जाए तो विषय बांट दिए गए, है ना, विषय बांटे गए। तो आपको पता है 3 सूची बनी है आपकी, संघ सूची, राज्य सूची और कौन सी आई आपकी, समवर्ती सूची आ गई आपकी। तीनों को बांट दिया हमने। फिर अब देखिए, जब उनने कह दिया कि कार्य भी बट गए हैं, सीटें भी बट गई हैं, राज्यों को भी अधिकार मिल गए हैं, अब दिक्कत आई भाषा की। किसकी दिक्कत आई, भाषा। तो 8वीं में ले आए हम किसको, भाषा को। अब जब भाषा को लेकर आए तो उधर क्या हुआ कि लोग अपनी मनमानी चला रहे। तो केंद्र सरकार, जो राज्य सरकार थी, अपने हिसाब से योजना लेकर आकर लोगों को लुभावने अवसर दे रहे हैं और संवैधानिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और यही आया आपका जमींदारी उन्मूलन, कि धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे, ठेकेदार जागीरदार लोगों को परेशान करने लगे। इसलिए आया आपका क्या, जमींदारी से संबंधित आया आपका, है ना, जिसमें आपको कहा कि आप जो है अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते, भारत सरकार उनका प्रावधान करेगी। और अगर भारत सरकार कुछ गलत करती है तो उनकी सुप्रीम कोर्ट में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब आती है कौन सी आपकी, कि भैया इधर तक तो सब चला, ऐसा ना हो चुनाव जीतने के बाद तुम दल बदल जाओ, लोगों को जो है पार्टी को गिराने लगो, आप झूठी धमकी देने लगो, नहीं तो हम पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। यानी इसी में आया आपका क्या, दल बदल, है ना। जब 10 अनुसूची हो गए आपकी, अब कौन सी आएगी आपकी, 11वीं। अब भैया थोड़ा सा गाँव के बारे में बात कर ली जाए, है ना। और फिर गांव के बाद किसकी बात आई आपकी, अब हम शहर की बात कर लेते हैं। तो ऐसे चल के जो है आपकी 12 की 12 अनुसूची आती है। मेरा वादा है कि आपसे कि अगर आप 2 से 3 बार इस क्लास को देखेंगे तो आप कभी आपकी अनुसूचियों को नहीं भूलेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, धन्यवाद। और आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस क्लास को शेयर करना है।